Hello students, today we are going to start our next topic, that is third colligative property, depression in freezing point. Last video we have done two colligative properties, relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point. In this video we have done two more colligative properties, depression in freezing point and osmotic pressure. नाउ हमने पहली दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है और उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिया है, उसमें हमारे पास जो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो खुद इवेपोरेट भी नहीं होता और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को भी इवेपोरेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था सोल्यूशन का, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वो हमने सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होगा। इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाउ, सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें भी हम एक नई डेफिनेशन करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट, आई रिपीट it is the temperature at which the vapor pressure of this liquid state becomes equals to vapor pressure of the solid state। जब liquid state का vapor pressure solid state के vapor pressure से equal हो जाएगा तब हम कहेंगे वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता वो एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है वो ऑर्डर स्टेट में आना शुरू हो गया हमारे पास। ठीक है, तो फ्रीजिंग का हमें ये मतलब समझेंगे आज से भी, वो ऑर्डर्ड मैनर में आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर टेकन इन केल्विन ऑलवेज। हमने यहाँ पे पहले दो कर्व बनाएंगे। एक तो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ये कर्व है फॉर प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट का आपको पता है वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब हमने उसमें, वो लिक्विड स्टेट में है, अब हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा और उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये इसकी कर्व पीछे बनेगी क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देख सकते हो किसी पॉइंट पे आप उसका टेम्परेचर पे नोट करो, यहाँ पे आप देखो उसका इस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ये बनेगा। ठीक है, और उसी टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास है वेपर प्रेशर की कर्व सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हम सॉलिड सॉल्वेंट की एक कर्व बनाते हैं, तो ये हमारे पास जो कर्व बनती है वो बनेगी स्टीपी। ठीक है, एकदम से उसमें इंक्रीज आता है। अब इस कर्व में हमारे पास जो क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट है। सॉलिड सॉल्वेंट मींस उसका भी खुद का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सोल्यूट होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो कर्व्स हमें मिली है, एक तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर की कर्व्स हैं, एक प्योर सॉल्वेंट की और एक सोल्यूशन की, और एक हमारे पास है उसकी सॉलिड सॉल्वेंट की कर्व है। ठीक है, ये स्टीपी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है वो कब फ्रीज होगा, जब उसका वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट के जहाँ पे वो मीट करेंगे तो वहाँ पे उसका क्या होगा, ये जिस टेम्परेचर पे ये मिलेंगे वो टेम्परेचर होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही हमारे पास सोल्यूशन की जो कर्व है, जब उस सॉलिड सॉल्वेंट की कर्व से हम मीट करवाएंगे, जहाँ पे वो मीट करेंगे उस टेम्परेचर वो उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये इसमें जो चेंज आया है ये हमारे पास डेल्टा TF क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ओनली, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो इसमें जो हमारे पास चेंज आता है, ठीक है, तो सोल्यूशन का हमारे पास जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा, और प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा T0F माइनस TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट में हमारे पास क्या है, उसको फ्रीज करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन सब एक्सपेरिमेंट से हमें एक रिज़ल्ट मिला जो हमारे पास डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट, दैट मीन्स मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड था। तो इसी से हम जज कर सकते हैं, कह सकते हैं द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ KF। तो व्हाट इज़ KF? द मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो KF की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे डिपेंड होगी और उन न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होगी, तो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और यूनिट क्या होगी इसको? केल्विन kg पर मोल। तो डेल्टा टी इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम मोलैलिटी की जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा TF का एक्सप्रेशन आता है। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, रीअरेंज दिस वैल्यूज़। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं। आपको इसमें से कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको मोलर मास कैलकुलेट करने में बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डेल्टा TF कैलकुलेट करना आ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशंस। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, द एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ द बेंजीन मीन्स हमने कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया है इन 50 ml ऑफ द बेंजीन एंड डेंसिटी ऑफ द बेंजीन इज गिवन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.5 टू 51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इफ़ द KF वैल्यू फॉर द बेंजीन, तो KF हमारे वैल्यूज़ की गिवन है, एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो हमें मोलर मास ऑफ दी, सॉरी कंपाउंड नहीं आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा सल्यूट। वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, दैट M इज़ अ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और हमें क्या क्या गिवन है, WA इज़ द वेट ऑफ द सल्यूट दैट इज़ गिवन, एंड नाउ वी हैव टू नीड वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट तो गिवन नहीं है, बट एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, दैट इज़ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्वेंट। तो हम वॉल्यूम और डेंसिटी से, डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमारे वेट किसके इक्वल होगा, मास किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ से हम उसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे, और KF वैल्यू हमें गिवन है, और डेल्टा TF हमारे पास दोनों टेम्परेचर हैं, उसका कितना डिप्रेशन हुआ है टेम्परेचर में, तो वो चेंज हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे उसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट जो टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए दैट इज़ डिफ्यूज़न, एंड सेकेंड वन इज़ ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, आपको ये पता होगा, हमारे पास ये डायग्राम देखते हैं, आपके पास कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने एक मेम्ब्रेन बनाई हुई है, और उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बना के उसमें दो सॉल्यूशंस फिल किए हुए हैं, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2, और हम अज्यूम करेंगे सोल्यूशन 1 की जो कंसंट्रेशन है C1 है और सोल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन C2 है हमारे पास। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक हमने कंडीशन लेट की, जो किसी भी एक सोल्यूशन की आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिया हमारे पास जो सोल्यूशन 1 है उसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू C2। कंसंट्रेशन ग्रेटर होने का मतलब, तो कहीं भी आप केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन वर्ड सुनो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, उसमें सोल्यूशन में क्या होगा, ग्रेटर होगा, मींस कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू सोल्यूट। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन की, दैट मीन्स उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है दैट मीन्स उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया दो सोल्यूशंस विच आर सेपरेटेड बाय दिस मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या है, बड़े बड़े होल्स हैं, ठीक है, दैट आर लार्ज इन साइज,
तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी C2 है, और हमने लेट किया है C1 की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन C2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सल्यूट हमारे पास 1 जो सोल्यूशन है उसमें सल्यूट एक्सेस में है, और सोल्यूशन 2 में हमारे पास सॉल्वेंट एक्सेस में है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड मोर है फर्स्ट वन सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो आप जब देखोगे नोट करोगे तो ये दोनों जो हमारे पास सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट वो एक दूसरे की सोल्यूशन में एंटर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। तो डेफिनेशन क्या बनती है डिफ्यूज़न की, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अब हमें तो चलो ये ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, C1 में क्या है, सल्यूट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन 1 to 2 मूव करेगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन इस साइड है और लोअर इस साइड है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और सॉल्वेंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सोल्यूट मूव करेगा C1 to C2 और सॉल्वेंट मूव करेगा C1 to C2 to C1। बट एक्चुअली में ये दोनों ही मूव करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास होल्स होते हैं वो बिग होते हैं, बट ज़्यादा जो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आता है, तो हम इसमें कहते हैं नेट मूवमेंट, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, बट जो नेट मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट किसकी तरफ जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स कहने का मतलब जो सल्यूट है वो C1 to C1 मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे पास यही फिनोमिना है, हायर कंसंट्रेशन टू लो। बट कुछ सल्यूट पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, बट जो नेट ऑल ओवर हम रिजल्टेंट देखेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, C1 to C2। क्लियर। तो इसी को हम कहते हैं द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम its region of their higher concentration to low concentration. That means diffusion is a phenomena जिसमें solute as well as solvent दोनों ही move करते हैं from their higher concentration to low concentration, because जो इसमें membrane हम use करते हैं वो उसके अंदर big holes होते हैं। और next जो हमारे पास है that is osmosis। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बुक्स में ये डेफिनेशन दिया जाता है, तो उसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम देखते हैं। आपके पास वही दो सोल्यूशन हैं, एक C1 कंसंट्रेशन वाला और एक C2 कंसंट्रेशन वाला। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दोनों सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है और C1 की कंसंट्रेशन ग्रेटर है C2 से। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने जो यहाँ पे एक सेपरेटिंग जो मेम्ब्रेन यूज़ की है वो एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन की खासियत है इसके अंदर होल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो वो हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। तो इसीलिए इसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं। सेमी मीन्स कुछ हाफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, परमिएबल मीन्स परमिशन देना, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को वो परमिट करता है टू मूव फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन के होल्स स्मॉल होने की वजह से सॉल्वेंट ओनली मूव। तो हमारे पास क्या है, तो इसकी हमारे पास दूसरी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है। एक तो ये है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो C1 है, C1 की कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेटर है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन जो हमारे पास 1 है उसकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन ग्रेटर है। तो सोल्यूशन 1 में हमारे पास क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, और इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अगर सोल्यूशन की बात आती है तो उसमें हम लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन बोलोगे। अगर आप सॉल्वेंट की बात करोगे ऑस्मोसिस में, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, किसी में हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लिखा होता है और किसी में लो टू हाई, बट ये नहीं देखते वो सॉल्वेंट की बात हो रही है या सोल्यूशन की। क्योंकि अगर आप हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो वो तो होता है सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट हाई तभी होगा जब वो सोल्यूशन क्या होगा, लो कंसंट्रेटेड।
ठीक है। तो अगर सोल्यूशन है आप तो वो लो कंसंट्रेशन टू हाई होगा इन द ऑस्मोसिस। आई थिंक आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वैसे ही हमने एक और डायग्राम से समझते हैं इसको। हमने क्या किया, एक साइड सोल्यूशन ले लिया, एक साइड हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, तो आपको पता है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इस साइड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हमने उसको एक बाउंड्री से सेपरेट बनाया हुआ है, और ये बाउंड्री है हमारे पास SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी कॉस्टली होती है, और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास होती है एनिमल मेम्ब्रेन, सेल फोन, सेलुलोज से बनती है वो, एक होता है कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की एग्जांपल्स हैं। तो अब ये देखोगे यहाँ पे सोल्यूशन है, तो इसमें हमारे पास सॉल्यूट भी होगा, दैट मीन्स सॉल्वेंट की अमाउंट तो इसमें ही ज़्यादा होगी ना। तो ऑस्मोसिस कैसे होगा, फ्रॉम सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये तब तक मूव करता रहता है। तो ये भी कन्फ्यूज़न होती है, कब तक वो मूव करेगा सॉल्वेंट, जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो जाए। ठीक है, जब तक दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ना हो जाए तब तक ये सॉल्वेंट दूसरी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमने पिस्टन लगाया हुआ है और एक हमने पिस्टन इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, और दोनों पिस्टन का आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसके ऊपर एक थोड़ा सा हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने से जो सॉल्वेंट की मूवमेंट थी वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया है टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो, इसी को कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई, द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन बी स्टॉप्ड। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहे थे उसको हमने स्टॉप किया बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सोल्यूशन साइड। सोल्यूशन साइड हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो मूव करना रुक जाते हैं, और इसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ डिनोटेड बाय पाई। एक बार फिर से देखो, हमारे पास ये डायग्राम है, एक में सोल्यूशन है एक में सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगी तो ये सॉल्वेंट मूव करना शुरू कर देता है, और दोनों डायरेक्शन में हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है, और आपको पता है और पिस्टन के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा। तो अगर हम सोल्यूशन वाली साइड आपने सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोकना है तो हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा हमें, जिसकी वजह से मूव नहीं करेगा, वो रुक जाएगा सॉल्वेंट, तो उसको कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सोल्यूशन साइड विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो था सिर्फ हमने उसकी मूवमेंट को रोकना चाहा, अगर हम उसको वापस उसी के घर वापस भेजना चाहेंगे तो हमें और भी प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हमने सिर्फ उसकी मूवमेंट को रोका, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अगर हम उसको वापस भेजना चाहेंगे तो उसको कुछ और प्रेशर भी देना पड़ेगा, और उस फिनोमिना को कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो रहा था हमारे इस डायरेक्शन में, एक प्रेशर देने से वो रुक तो जाता है बट और प्रेशर देंगे तो ये वापस भी आएगा, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। RO सिस्टम जो हमारे घरों में पानी को प्योरीफाई करने के लिए आजकल जो हम यूज़ करते हैं, तो ये इसी फिनोमिना के बेस्ड होता है, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई। तो एक्सपेरिमेंट्स किए इसके पीछे भी, तो वो उन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला दो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैरिटी के। पहली तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे डिपेंड कर रही थी मोल्स ऑफ द सल्यूट, सेकंड और थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड कर रही थी मोलैलिटी के ऊपर, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड कर रही है मोलैरिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी मोलैरिटी एज वेल एज टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि वो मोलैरिटी है और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो दोनों फैक्टर्स के ऊपर पाई जो हमारा डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑल ओवर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT, M इज़ अ मोलैरिटी। किसी बुक में M की जगह C यूज़ किया हुआ है, दैट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, और सेम ही है मोलैरिटी इज ऑल्सो कंसंट्रेशन टर्म्स, तो आप M भी यूज़ कर सकते हो और C भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान देना, कैपिटल M, स्मॉल m इज़ अ मोलैरिटी। ठीक है, तो C भी आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना,
तो कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ आर। तो हमारे पास मोलैरिटी आपको क्लियर ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारे पास पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। पाई इज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर, एम इज़ अ मोलैरिटी, आर इज़ अ सोल्यूशन कांस्टेंट और टी इज़ अ टेम्परेचर इन केल्विन। अगर आपके माइंड में आपने +1 में किया हुआ है, हमारे पास एक गैस इक्वेशन होती थी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। तो हमारे पास ये आपको नहीं लग रहा है वही इक्वेशन हमारे पास उसको रिलेट कर लिया है, ठीक है। अगर आप उसको v को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी p इज इक्वल्स टू n बाई वी आर टी। एन बाई वी इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन वॉल्यूम, तो वो हमारे पास क्या होती है, मोलैरिटी। तो ये गैसेस हमने, ये जो हमारे पास गैस इक्वेशन थी वो हमने गैसेस के लिए बनाई थी, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर। तो इक्वेशन हमारे पास वही है, ये आइडियल गैस इक्वेशन वाली। नेक्स्ट हम उसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। इफ़ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर हमारे पास जो हमारी केन शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन टेबल शुगर, जिसका मोलर मास होता है 342, आर डिजॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, और आर इज़ अ गिवन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर हमें हमारे पास पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी होता है। तो मोलैरिटी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, और मोल्स ऑफ द सोल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टेकन इन लीटर्स। तो हमारे पास उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और वॉल्यूम हमने लीटर्स में कैलकुलेट कर लिया, और हमारे पास वेट ऑफ द सोल्यूट क्या गिवन था, शुगर का 1.71, और मोलर मास भी हमारे पास क्या है 342 पुट कर दिया। आर इज़ गैस कांस्टेंट दैट इज गिवन, और टेम्परेचर इज अ ऑलरेडी गिवन इन द केल्विन, ठीक है। तो हमने केल्विन में ही यूज़ करना है, और मोलर मास हमने पुट कर लिया, और वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेटेड इन लीटर्स। तो सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया, 0.249 बार। तो इस टाइप के हमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में मोलर मास कैलकुलेट करना भी आ सकता है, और हमारे पास फॉर्मूला यही यूज़ होगा, ठीक है, इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है दैट इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसो का मतलब ही पता है हमें क्या होता है, सेम। दो हमारे पास कोई भी सोल्यूशंस हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा एट सेम टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर, ठीक है। दो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन दूसरे के आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मीन्स उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। तो दैट मीन्स उसकी हमने वैल्यू पुट करेंगे जब m1 r T1 m2 r2 T2, और आपको पता है सेम टेम्परेचर पे ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो टेम्परेचर हमने जब इक्वल पुट करेंगे, r हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर के ऊपर उनकी मोलैरिटी भी क्या होगी, सेम होगी। मीन्स उसकी कंसंट्रेशन सेम है, तभी तो हमारे पास उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो उनको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशंस। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, हाइपो दैट मीन्स विच हैज़ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम बोलते हैं हमारे पास सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है एज कम्पेयर टू 2, तो दैट मीन्स सोल्यूशन 1 इज़ हाइपोटोनिक। अगर आप कहते हो हमारे पास सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना था, अगर हम बोलते हैं हमारे पास सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है, तो हमारे पास पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2, तो वो उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक।